crossfire. It's caught in the ऑफिस में ठीक विंडो के पास बैठे पहले कर्मचारी ने बाहर अधीर को देखते हुए धीमी आवाज में चुगलबाजी की तरह कहा, क्या किस्मत है यार इसकी, करोड़पति बीवी मिली है इसे। दूसरा कर्मचारी उसी लहजे में हंसते हुए उससे बोलता है, जब अपनी औकात रोडपति की हो तो बीवी के करोड़पति होने से क्या होगा। जूही के कानों में जैसे यह बात पड़ी, उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। तब अधीर अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था। हर रोज की तरह उसे सिक्योरिटी गार्ड ने भी कोई खास इज्जत नहीं दी और ना ही रजिस्टर में साइन करने के लिए कहा, बस उसे नजरअंदाज कर दिया। वैसे देखा जाए तो अधीर दिखने में बुरा नहीं था, फिर भी हर रोज टिफिन बॉक्स लिए सीधा यहाँ पहुंच जाता। दिन बदल रहे थे पर अधीर के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो सर झुकाकर ऑफिस के अंदर आया और सीधा केबिन की तरफ चला गया। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचा, उसे अंदर एक आदमी की आकृति नजर आई। अधीर देख पा रहा था कि वो आदमी मोहिनी के कितने करीब है और मोहिनी उसकी टाई ठीक कर रही है। ये सब देखने के बाद उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, ये भी अधीर ने नहीं सोचा। बस उसने हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया और फिर केबिन के हैंडल पर हाथ रखकर धक्का देते हुए दरवाजा खोला। मोहिनी ने झटके से खुद को संभालते हुए अधीर की तरफ देखा और वो गुस्से से झल्ला उठी। उसने कहा, ये क्या तमीज है, अगर दरवाजा खटखटाया था तो 2 मिनट बाहर इंतजार कर लेते, क्या इतना भी नहीं होता तुमसे। समझ में नहीं आता भगवान ने किस गधे को मेरे गले बांध दिया है। मोहिनी को गुस्से में लाल पीला होते हुए देख उसके ठीक बगल में खड़ा राजीव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से नरम लहजे में कहता है, शांत हो जाओ मोहिनी, अब वो समय नहीं रहा जहां औरतों को अपनी शादी निभाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़े। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इस निकम्मे को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। इतना कहकर राजीव चुप हो गया और फिर उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि फिर तुम्हारे लिए लंच कौन लेकर आएगा। राजीव का मजाक सुनते ही मोहिनी और भी ज्यादा गुस्से में भर गई और उसने तेज चाल में अधीर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए ऑफिस से बाहर ले गई। उस वक्त ऑफिस के सभी लोग मोहिनी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। हालांकि सबके चेहरे पर मजाकिया हंसी थी, लेकिन मोहिनी की मौजूदगी की वजह से सबने अपने पेट को दबा लिया था और मुंह बंद रखा था। तभी उन सभी कर्मचारियों के बीच खड़ी जूही का दिल जलने लगा और उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, अधीर, तुम किस मिट्टी के बने हो। माना कि तुम्हारी डोर मोहिनी से बंध चुकी है, लेकिन ऐसे रिश्ते को एक तरफा नहीं निभाया जाता ना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्यार जरूरी होता है और तुम हो कि मोहिनी की हर कड़वी बात को चुपचाप सुन लेते हो। इतने में जूही ने लंबी सांस ली और डरे हुए मन से पलटकर खिड़की की तरफ देखा, जहां मोहिनी अधीर पर चिल्लाते हुए टिफिन बॉक्स फेंक रही थी और कह रही थी कि आज के बाद तुम्हें मेरे लिए लंच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाओ। मुझे यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं लगानी है। अगर तुम रोज इसी तरह आते रहे तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने किस गधे से शादी की है। जमीन पर इस तरह खाने को बिखरे हुए देख अधीर ने नजर झुकाई और टिफिन बॉक्स उठाते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी फिक्र है। मेरी माँ के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, खासकर जब वो मेरे ऑफिस के बारे में बात करें। इतना कहकर मोहिनी पलटकर कंपनी के मेन डोर की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। वो लौटकर फिर अधीर के पास आई और हाथ बांधते हुए गुस्से से कहती है, अब मैं तुम्हें ये बात आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स देकर मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। अगर इस बार भी तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो शायद फिर तुम्हें हर रोज खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा मेरे कमरे में आना बंद। यही तुम्हारी गलती की सजा है। मोहिनी के गुस्से पर अब भी अधीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सिर्फ सर झुकाए रोड की तरफ चला गया। दूसरी तरफ मोहिनी उस दिन के बारे में सोचने लगी जिस दिन घर पर उसकी और अधीर की शादी की बात चल रही थी। मोहिनी ने एक निकम्मे आदमी से शादी करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि तब तक उसने अधीर की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी दादी मानने को तैयार नहीं थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मोहिनी की शादी अधीर से ही हो। इसीलिए उन्होंने अपने कांपते हाथों से मोहिनी के हाथ को पकड़कर कहा, अगर तुमने इस लड़की से शादी नहीं की ना बेटा, तो शायद मुझे स्वर्ग में भी सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुम मेरे लिए ये चाहती हो? आज तक मैंने तुम सबका ख्याल रखा। तुम्हारे दादाजी के गुजरने के बाद अकेले कंपनी संभाली।
उसके बदले कम से कम मेरे लिए इतना कर दो, और यकीन मानो कि जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, एक दिन तुम्हें उस बात पर गर्व महसूस होगा कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए हीरा चुना है। दादी तो प्यारी प्यारी बातें करके चल बसी, लेकिन ये नकली हीरा मोहिनी के गले में अटकी हड्डी की तरह हो गया था। जैसे ही अधीर वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा, तभी उसने अपना दायां हाथ जेब में डाला और उसे याद आया कि उसकी सास ने मोहिनी को दवाई देने के लिए भी कहा था। वो दवाइयां मोहिनी घर पर ही भूल आई थी। कुछ सोचते हुए अधीर ने अपनी कदम वापस लिए और फिर कंपनी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर नजर आ रहा था और ना ही आंखों में कोई शर्म थी। जब वो गेट के पास पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे ओ भैया, अब इस बार पिटकर ही मानोगे क्या? आ जाते हो बार बार, क्या मैडम के गुस्से से तुम्हें डर नहीं लगता? अब क्या काम है, बोलो। सिक्योरिटी गार्ड का सवाल सुनते ही अधीर ने अपने जेब से एक दवाई का पार्सल निकाला और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ये मेडिसिन मोहिनी तक पहुंचा दोगे? सिक्योरिटी गार्ड हंसा और उसने कहा, हम क्या तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगते हैं जो नागिन के बिल में हाथ डालेंगे? हमको सिर्फ यहाँ बैठकर इस रजिस्टर में लोगों के आने जाने की खबर लिखने का पैसा मिलता है, डिलीवरी करने का नहीं। और रही बात मदद की, ऐसी औरतों की कौन मदद करेगा जिसे चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता? वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी सेवा क्यों करते हो? मैंने उन्हें कई बार डिवोर्स शब्द कहते हुए सुना है। क्या तुम पति हो उसके? सिक्योरिटी गार्ड भी अधीर का मन पढ़ना चाहता था। वैसे तो स्टाफ में ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की सीईओ ने एक निकम्मे से शादी की है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुंह पर बोल पाए। वैसे मोहिनी की शादी देहरादून में हुई थी। उसके स्टाफ से कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। साथ ही परिवार के भी कुछ ही लोगों को बुलाया गया था, वरना समाज में सवाल उठ खड़े होते। रही बात अधीर की, उसकी तरफ से तो संकल्प भी पंडित ने खुद ही लिया था। अभी तक मोहिनी के लिए अधीर एक ऐसा लड़का था जिसके माँ बाप ना होने के कारण शायद दादी को उस पर दया आ गई होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी पोती को उसके पल्ले बांध दिया। सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद अधीर ने फिर से हिम्मत दिखाई और ऑफिस के अंदर चला गया। जैसे ही केबिन के अंदर खड़े राजीव की नजर अधीर पर पड़ी, तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान जग उठा और उसने मोहिनी की गैर मौजूदगी पर उस प्लान को अंजाम देने की कोशिश की। और मोहिनी का पानी का ग्लास अपनी तरफ लेते हुए अपनी जेब से एक पिंक कलर का पाउडर निकाला और अधीर के अंदर आने तक का इंतजार किया। जैसे ही अधीर ने केबिन का दरवाजा खोला, वैसे ही राजीव ने वो पिंक पाउडर मोहिनी के ग्लास में मिलाया और फिर अचानक से अपना हाथ हटा लिया। अधीर आगे बढ़ा और उसने राजीव से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? राजीव अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रखते हुए कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। देखो, तुमने अभी अभी मोहिनी के पानी के ग्लास में कुछ डाला है। मैं जानता हूँ आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी राजीव ने एक नजर बाहर की तरफ घुमाई और मोहिनी को दूर दूर तक देखने की कोशिश की। अचानक उसे मोहिनी केबिन की तरफ आती हुई नजर आई। ये देखकर राजीव ने अपने जेब से पाउडर का पैकेट निकाला और कहा, तुम क्या इसकी बात कर रहे हो? ये तो सिर्फ पेट का कब्ज दूर करने का चूर्ण है। अधीर ने राजीव के हाथ से वो पैकेट छीना और उस ग्लास को उठाते हुए राजीव से कहा, अगर तुम इतने भरोसे के साथ कह सकते हो तो पहले इसे खुद पीकर बताओ। दोनों के बीच में झड़प हो रही थी। अचानक मोहिनी केबिन के अंदर आई और अधीर के हाथ से पानी का ग्लास जमीन पर छूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मोहिनी ये देखकर हैरान रह गई। तभी राजीव ने मोहिनी के गुस्से को और हवा देते हुए कहा, तुम भी ना मोहिनी, इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। जितना जल्दी हो सके इसको डिवोर्स दे दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता तो ये तुम्हारे पानी में जहर मिलाकर तुम्हें पिला देता। ये देखो इसके हाथ में क्या है। राजीव ने पूरा खेल पलट दिया था और पूरा ब्लेम अधीर पर डाल दिया। अब तक भले ही मोहिनी अधीर से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का भरोसा था कि अधीर कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसके इसी भरोसे को तोड़ने के लिए राजीव ने ये हरकत कर डाली। मोहिनी ने एक बार गौर से सारी चीजों को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए गुस्से से अपना हाथ उठाकर अधीर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा, बस इतना ही देखना बाकी रह गया था। मैंने अभी अभी समझाया था ना तुम्हें क्या करना है। जाओ और डिवोर्स पेपर साइन करो। इतना सब होने के बाद भी अधीर ने अपनी बात समझाने तक की जहमत नहीं की। अपने गाल में हाथ लगाकर सीधा केबिन से बाहर निकल गया। उस वक्त जूही मोहिनी के केबिन से बाहर थी। हालांकि उसने कई बार अधीर को जलील होते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार वो मार भी खा रहा था। ये बात जूही को बर्दाश्त नहीं हुई और वो अधीर के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही अधीर तेज चाल में ऑफिस से बाहर निकलता, तभी जूही ने कहा, रुक जाओ।
आज पहली बार अधीर से किसी ने बात करने की कोशिश की थी और ये आवाज उसके लिए नई थी, इसीलिए उसके कदम वहीं रुक गए। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की अपने चेहरे पर हजारों भाव लिए उसकी तरफ सवालिया नजर से देख रही थी। अधीर के पास उस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जूही ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अधीर से कहा, कैसे इंसान हो तुम? हर रोज जलील होते हो और फिर से अगली बार जलील होने आ जाते हो। क्या तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठता कि ऐसा करने से तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे? जूही की बात सुनकर अधीर मुस्कुराया और उसने कहा, आज मैंने पहली बार किसी को मेरी बेइज्जती की वजह से परेशान होते देखा है। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि बेवजह मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे क्या कहते हैं। जूही कहती है, लेकिन क्यों? क्या तुम मोहिनी से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए कुछ भी झेलने को तैयार हो? इस सवाल पर एक बार और अधीर को हंसी आई और उसने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इतना बेइज्जत होने के बाद भी अधीर कौन सी बात को सोचकर मुस्कुरा रहा था? क्या जूही अधीर को चाहने लगी थी? मोहिनी और राजीव के बीच में क्या रिश्ता था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। अधीर जैसे ही रिक्शा से उतरा, उसने जूही की कही हुई बातों को याद किया और फिर सीधा अंदर चला गया। अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे अधीर को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर इस समय उसकी सास प्रमिला और उसका साला उपमन्यु उसका मजाक उड़ाने के लिए हॉल में बैठे रहते थे। जब अधीर अंदर आया तो उपमन्यु ने उसके टिफिन को गौर से देखा। टिफिन के किनारे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसमें खाना भी चिपका हुआ था। हालांकि अधीर ने ऑफिस से निकलने से पहले मोहिनी के फेंके हुए टिफिन को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उपमन्यु की नजर से वो नहीं बच पाया। आज भी वो अपनी बेइज्जती करवा कर ही आया है। तभी उपमन्यु ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बाएं गाल पर एक खरोच का निशान नजर आ रहा था। उपमन्यु की आंखें चमक उठी। वो झटके से खड़ा हुआ और अपनी पैनी नजर से अधीर को फिर से देखा और उसके गाल पर हाथ लगाते हुए फिक्र करने का झूठा नाटक करते हुए कहने लगा, अरे बाप रे, मेरे प्रिय जीजा जी, ये क्या हुआ आपके गाल पर? देखो तो कितना बड़ा घाव हो गया है। आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? मुझे हल्का खून भी नजर आ रहा है। मुझे तो। ये कहकर उपमन्यु ने प्रमिला की तरफ देखा और अपने मजाक में फिर से मिर्च मसाला डालते हुए ड्रामेटिक वे में कहा, माँ, एक बार आकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम खेलते खेलते मेरी आंखें खराब हो गई हों। मैं कुछ ज्यादा ही चीजों को देखने लगा हूँ। आज लगता है जीजाजी दीदी से डांट ही नहीं पिट कर भी आए हैं। हो सकता है ना? क्या कहती हो? उपमन्यु जितना ड्रामेबाज था, उसकी माँ प्रमिला ड्रामेबाजी में सचमुच उसकी माँ थी और उपमन्यु का बाप प्रमोद अपनी पूरी जिंदगी किचन में ही काट रहा था। उसने भी उपमन्यु की बात सुनी और वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उसने गौर से अधीर की तरफ देखा और इसी बीच अधीर की नजर आईने पर पड़ी। उसने आईने में अपने चेहरे पर हल्की सी खरोच देखी तो उसे याद आया कि जिस हाथ से मोहिनी ने उसे थप्पड़ मारा था, उस हाथ के बीच की उंगली में उसने अभिमंत्रित अंगूठी पहनी थी, जो प्रमिला ने उसे जबरदस्ती पहनाई थी और कहा था कि अंगूठी मोहिनी को उसके डाइवोर्स में मदद करेगी। ये बात याद कर अधीर ने अपने गाल पर हाथ लगाया और वो सोचने लगा कि जब थप्पड़ लगा था तब अधीर को दर्द महसूस तो हुआ था, लेकिन अधीर ने अपने दर्द को नजरअंदाज कर दिया और ऑफिस से बाहर आ गया। लेकिन यहाँ अपनी सास प्रमिला और साले उपमन्यु की नजर से बचने का उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर रोज की तरह आज भी उसकी सास और साला उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में प्रमिला और उपमन्यु जोर जोर से हंसने लगे। तभी प्रमिला ने कहा, हाँ, कोई बड़ा घाव नहीं हुआ है जो तुम इस निकम्मे के लिए परेशान हो रहे हो। और अधीर, तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। इतना कहकर वो बिना रुके किचन की तरफ चला गया। वहाँ अधीर के ससुर ने उसके लिए हल्दी का लेप बना दिया था और किचन में आते ही उन्होंने लेप उंगली में लिया और अधीर के गाल पर लगाकर और मुंह में पान चबाते हुए कहा। उस समय उसकी आवाज ऐसी महसूस हो रही थी जैसे लालू प्रसाद स्वयं साक्षात किचन में आ गए हों। अरे बेटा, ये क्या करते हो? शक्ल का हाल देखो, 12 बजा रखे हैं। कितनी बार समझाएं हम तुम्हें, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो।
क्या हमारे जैसा बनना चाहते हो? देखो हमारी पूरी जिंदगी किचन के किचन में ही रह गई। देखो चुपचाप तलाक दे दो और निकल जाओ। सुंदर दिखते हो, कोई भी लड़की मिल जाएगी। देखो हमारे जैसा बनने से तो कोई फायदा नहीं। हमारे जमाने की बात अलग थी और हम तो पैदा ही कद्दू की तरह गोल हुए थे। ऐसे में डर था कि प्रमिला को नहीं झेलेंगे तो फिर जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे। पर तुम वो क्या कहते हो? फिल्म वाले हैंडसम एक्टर जैसे लगते हो। अधीर उनकी बात को सुनता रहा और उसने गैस पर चाय की केटली चढ़ा दी। चाय बनते ही एक कप में चाय छानते हुए अधीर ने अपने ससुर की तरफ बढ़ाई और 2 कप अपनी सास और साले के लिए बाहर ले जाने लगा। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता तभी प्रमोद ने अधीर का हाथ पकड़ा और कहा, कितना ही समझाओ तुम्हारी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। अब इतनी जल्दी चाय बनाकर चाय देने जाओगे तो फिर से मजाक का कारण बनोगे। पहले अपने लिए छानो और हमारे साथ चाय पर चर्चा करो, उसके बाद आराम से जाकर दे आना। भला इनका क्या काम है? ये दिन भर निठल्ले ही बैठे रहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। काम तो सारा मेरी प्यारी फूल सी बेटी करती है, पर हमारे और तुम्हारे मामले में वो भी अकल की कच्ची निकली। आखिरकार अधीर ने अपना मुंह खोला और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, सही समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद दोनों दामाद और ससुर साथ में चाय पीने लगे। दूसरी तरफ केबिन में मोहिनी के ठीक सामने बैठा राजीव उसे नए नए लुभाने वाले प्रलोभन दे रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी बातों में कोई दम नहीं है। वैसे देखने में राजीव खुद को काफी मेंटेन रखता था, लेकिन उसके शरीर की बनावट अधीर जितनी आकर्षक नहीं थी, इसीलिए वो अधीर से जलता था। और कभी कभी उसे ऐसा भी लगता था कि शायद इसी वजह से मोहिनी अब तक अधीर को डिवोर्स नहीं दे रही थी। वैसे देखा जाए तो राजीव ने अपनी एक अलग ख्याली दुनिया बनाई थी। वो हर तरह से मोहिनी को बिजनेस में मदद भी कर रहा था और उसको सपोर्ट करने के बहाने उसकी जिंदगी में जगह बनाने के लिए वो षड्यंत्र भी रच रहा था। लेकिन मोहिनी उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी। इससे पहले कि एक और षड्यंत्र वो मोहिनी को फंसाने के लिए रचता, तभी उसकी असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी ने उसे अंदर आने के लिए कहा और आने का कारण पूछा। अंदर आते ही असिस्टेंट शिवानी ने कहा, मैम कॉन्फ्रेंस रूम रेडी है और इस साल की एनुअल रिपोर्ट भी प्रोजेक्टर पर लगा दी गई है। सब लोग आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मोहिनी ने फॉर्मली शिवानी से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। शिवानी के जाते ही मोहिनी ने अपनी नजर राजीव की तरफ घुमाई और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बड़े प्यार से मोहिनी ने कहा, राजीव तुम भी प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम में निकलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी बिना राजीव की बात सुने बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम में जाते ही मोहिनी ने अपने चेहरे को आईने में देखा और मन ही मन कहा, पता नहीं कब तक मुझे राजीव के साथ ही नाटक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मीटिंग शुरू हो गई थी और सभी लोग सिर्फ मोहिनी का इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मची हुई थी। सभी बोर्ड मेंबर्स भी वहीं मौजूद थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सिर्फ राजीव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो प्रोजेक्ट पर लगे नंबरों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने जो चाहा था वो हो गया। कुछ ही देर बाद मोहिनी अंदर आई और सभी लोग उस पर चिल्लाने लगे। एक 50 से 55 साल का आदमी उठा और खड़ा हुआ और उसने ऊंची आवाज में मोहिनी से कहा, देखो तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्या है? मोहिनी, क्या मैंने ये दिन देखने के लिए तुम पर इतना भरोसा किया था? मैं तब भी कह रहा था कि कोई एक बिजनेस पार्टनर अपने साथ रख लो तो इससे कंपनी को लीडरशिप में मदद मिल जाएगी, लेकिन तुम हो कि किसी की बात कहाँ सुनती हो। अगर सुन लेती तो शायद आज ये नंबर देखने नहीं पड़ते। इतने में मिस्टर चड्ढा उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, देखो मैं इतनी बातें नहीं कर सकता और ना ही मैं अपना इमोशन इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस कर दो, और अगर इंटरेस्ट नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हें उसके लिए मोहलत देने को तैयार हूँ, पर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैं इतना नुकसान झेलने के लिए यह इन्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक एक करके सभी लोग मोहिनी पर चिल्लाने लगे। तभी मोहिनी उठी और उसने कहा, मैं जानती हूँ इस बार का एनुअल टर्नओवर अच्छा नहीं है, पर बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हमने शुरू किया था तब आप सबने मुझे बोला था कि हम एक फैमिली हैं और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्या आज आप अपनी फैमिली को इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे देखते हैं मुझे? क्या ये एक औरत को आगे बढ़ाने का तरीका है आपके लिए? मोहिनी की इस बात को सुनते ही एक और आदमी उठा और उसने गुस्से से कहा, देखो मोहिनी, फैमिली, औरत, मर्द, ये सब मामले यहाँ पर घसीटने की जरूरत नहीं है।
समझ रही हो ना, तब तुम पर दया करके ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ना ही औरत मर्द देखकर किया था। हमने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, हमें फायदा चाहिए। हो सकता है कि उस दिन हम में से किसी ने इस बिजनेस को फैमिली की तरह देखा हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। बोर्ड मेंबर्स की बातें सुनने के बाद मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहिनी ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। आप में से ज्यादातर लोगों का इस बिजनेस से सिर्फ मुनाफा बनाना ही मकसद था। इसीलिए आज मैं साफ साफ जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन मेरे साथ इस समय संकट की घड़ी में मेरे साथ रहना चाहता है और कौन अपना पैसा वापस लेकर अपना असली रंग दिखाना चाहता है। एक वोटिंग हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि बोर्ड मेंबर वोटिंग करने के लिए तैयार होते, तभी राजीव उठा और उसने सबसे बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप लोग समझदार हैं, इसीलिए आपके सामने समझदारी वाली बात करना तो बेवकूफी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मोहिनी का साथ दीजिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। माना कि इस साल का टर्नओवर अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगले साल का टर्नओवर अच्छा हो सकता है। उसके लिए एक साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बैंक के लोन चुकाने से पहले कुछ दिन की मोहलत देता है बैंक, उस तरह आप भी 1 महीने के लिए मोहिनी कॉर्पोरेशन को वक्त दीजिए। अगर 1 महीने में मोहिनी आपकी उम्मीद में खरी उतर गई तो आप उसके साथ बने रहना, वरना ये 100 करोड़ की कमी जो आपको इस साल के टर्नओवर में नजर आ रही है, उसे देखते हुए आप अपना हाथ पीछे खींचने के लिए आजाद हैं। मैं बस 1 महीने तक रुकने के लिए कह रहा हूँ। इतना कहकर राजीव ने मुस्कुराते हुए मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी समझ गई थी कि अब राजीव उससे क्या उम्मीद करने वाला है। हालांकि मोहिनी को बिजनेस चले जाने का दुख होता, लेकिन राजीव के इस फैसले से भी उसे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। कुछ देर तक बोर्ड मेंबर्स में आपस में बातचीत होती रही। तभी निहाल चड्डा ने उठते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहा, राजीव, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल में मोहिनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन हम हर बार तुम्हारी बात तो नहीं मान सकते। रही बात 1 महीने की मोहलत देने की, ये बात कुछ हद तक ठीक लग रही है। अगले महीने की 1 तारीख तक ये आंकड़े पूरे हो गए तो हमें आगे बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कमी रही तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। अपनी बात रखते हुए मिस्टर चड्डा ने सब बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा और एक एक करके सबने हामी भर दी। देखते ही देखते सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर चले गए। अंत में राजीव मोहिनी के पास आया और उसने मोहिनी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। मोहिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और राजीव को जाने के लिए कहा। राजीव कॉन्फ्रेंस रूम से मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसने ऑफिस के सभी स्टाफ की तरफ देखते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा और ऑफिस से बाहर निकलते हुए बाहें फैलाकर अपनी खुशी जाहिर की। फिर अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सामने वाले इंसान ने फोन उठा लिया है, तभी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अब समझो 1 महीने के अंदर मोहिनी कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में आ जाएगा और साथ ही मोहिनी भी। और फिर फोन रखते हुए राजीव ने एक बार और आसमान की तरफ देखकर अपने घमंड में कहा, देखता हूँ इस चाल की कामयाबी के बाद मोहिनी मुझसे बचकर उस 2 कौड़ी के इंसान अधीर के पास कैसे जाती है। क्या राजीव की चाल कामयाब होगी? मोहिनी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? क्या अधीर मोहिनी को डिवोर्स देगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। शाम होते ही अधीर कमरे में गया। कुछ देर रुककर उसने अपने और मोहिनी के 3 साल के रिश्ते के बारे में सोचा। उसके चेहरे पर भाव बता रहे थे कि उस रिश्ते में उसे भी खास दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैलेंडर निकाला। उसे कैलेंडर के अनुसार आज की रात उसके सारे दुखों का अंत होने वाला था। यही सोचते हुए वो कमरा ठीक करने लगा। ये उसका रोज का काम था। कमरा ठीक करने के बाद अधीर ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 बज रहे थे। वैसे तो हर रोज मोहिनी 7 से 7:30 बजे तक घर आ जाती थी। ऐसा इन 3 सालों में कभी नहीं हुआ था कि वो कभी 1 घंटे लेट हुई हो। और दिल्ली जैसे शहर में चाहे जितनी भी सेफ्टी बरती जाए, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना आज भी लोगों के मन में डर पैदा करता है। इसीलिए प्रमिला हाफती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और बिना रुके अधीर पर बरस पड़ी। तुम क्या दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी इतनी बड़ी कंपनी संभालती है और तुम उसकी सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रख सकते। कैसे पति हो तुम, जिसे अपनी पत्नी की ही चिंता नहीं है? हाँ, घड़ी में देखो समय कितना हुआ है। अभी तक वो घर नहीं आई है और अब तक तो तुम्हें कम से कम उसके ऑफिस में फोन करके पूछ लेना चाहिए था। नहीं, अधीर ने अपनी सास की बात मानते हुए पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा।
तभी प्रमिला ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे बिस्तर की तरफ फेंकते हुए उखड़े अंदाज में कहा, अब क्या, जो बोलूंगी वही करोगे? और तुझे क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ जो बिना अपनी बेटी की खबर लिए अब तक बैठी रहूंगी? मैंने मोहिनी को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसके ऑफिस के नंबर पर डायल किया लेकिन गार्ड ने फोन उठाकर बताया कि मोहिनी तो कब की ऑफिस से निकल गई है। इसका मतलब जरूर वो रास्ते में ही कहीं है। ऐसे बिना बताए वो कभी किसी दोस्त के घर नहीं जाती। वैसे भी जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से उसके सभी दोस्तों से उसने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। नए दोस्त तो उसके बनने से रहे। पूरी बात सुनने के बाद अधीर ने फिर से अपना फोन उठाया और दरवाजे से बाहर जाने लगा। तभी फिर उसने अपनी सास की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अधीर दरवाजे से सीधा निकल गया। जब वो मेन डोर के पास पहुंचा तो उसने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करते हुए एक अननोन नंबर पर भेज दिया। फिर वो घर के कुछ ही दूरी पर मेन गेट की तरफ चला गया। रिक्शा लेने से पहले एक बार और उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन पर आए हुए नोटिफिकेशन को देखा। उस नोटिफिकेशन को खोलते ही अधीर को फोन में एक फोटो नजर आया, जिस फोटो में मोहिनी एक बार में बैठी अपने मुंह में वाइन का ग्लास लगाए हुए नशे में चूर लग रही थी। साथ ही उस मैसेज के नीचे बार का एड्रेस लिखा हुआ था। मैसेज मिलते ही अधीर ने शुक्रिया कहा और रिक्शा वाले से सामान्य अंदाज में कहा, भैया मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन चलिए। रिक्शा वाला भोजपुरी अंदाज में कहता है, 50 रुपया लगेगा। अधीर ने रिक्शे वाले को आंख दिखाई और रिक्शे में बैठ गया। फिर उखड़े भाव से बोला, जब मैंने पैसे नहीं पूछे तो तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसा लग रहा था अधीर ने घर पर मिलने वाले तीनों की भड़ास उस रिक्शे वाले पर निकाल दी थी। अधीर मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही रिक्शे वाले के हाथ में 100 का नोट रखता है और बिना छुट्टे लिए मेट्रो स्टेशन की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में मेट्रो पकड़कर अधीर सीधा राजीव चौक पहुंचा। उसने मेट्रो से बाहर आने के बाद एक लंबी सांस ली और फिर बताए हुए एड्रेस को देखा और कुछ देर में उसी पते पर पहुंच गया। तब उसने देखा कि बार में कई सारे लोग बैठे थे। वहां ज्यादातर लड़के ही थे। उनमें से कुछ लड़कों की नजर मोहिनी पर भी थी और वो इस फिराक में थे कि मोहिनी 1-2 पैग और गटक जाए तो उसके साथ छेड़खानी करे। लेकिन अधीर का मोहिनी की तरफ बढ़ना कहीं न कहीं उनके अरमानों पर पानी फेर रहा था। दूसरी तरफ अधीर ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और अपनी जेब से पैसे निकालते हुए काउंटर पर रखे और मोहिनी को ऑर्डर देते हुए कहा, चलो यहाँ से। मोहिनी ने जैसे ही अधीर की कड़क भरी आवाज सुनी वो चौंक उठी। हालांकि वो नशे में थी लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अधीर उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। इससे पहले वो अपनी कुर्सी से उठकर अधीर के गिरेबान में हाथ डालकर उसे कुछ बोलने की कोशिश करती। इतने में अधीर ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसे दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगा। मोहिनी बड़बड़ाते हुए कहने लगी, तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे निकम्मे पति जैसी लगती है, लेकिन वो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करता। इसका मतलब तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कोई और हो। बताओ तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो? अधीर ने मोहिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे इसी तरह ले जाते हुए उसकी कार के पास आ गया और फिर मोहिनी से बोला, कार की चाबी कहाँ है? नशे में धुत मोहिनी ने अपनी आंखें गोल करते हुए तुतलाती हुई आवाज में कहा, पहले मुझे बताओ तुम कौन हो? अधीर ने अपने सर पर हाथ मारा और मोहिनी के पर्स से तुरंत चाबी निकालते हुए उसे कार की पिछली सीट पर बैठा दिया। रास्ता लंबा था और ट्रैफिक से भरा भी, इसीलिए मोहिनी का तुतलाना एंटरटेनमेंट बना हुआ था। वैसे तो अधीर के चेहरे के भाव देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे मोहिनी की कोई फिक्र थी, लेकिन उसने मोहिनी के साथ 3 साल बिताए थे और इन 3 सालों में मोहिनी ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी। रोड पर कई सारी गाड़ियां दोनों तरफ से गुजर रही थी, लेकिन उनके गुजरने का शोर कार के अंदर के सन्नाटे को काट नहीं सका। इसी सन्नाटे के बीच में आखिरकार अधीर ने बिना किसी भाव के पूछ डाला, वैसे तो तुम मुझे किसी लायक नहीं समझती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना, दिल्ली में इस तरह अकेली लड़की का बार में बैठना कितना खतरनाक हो सकता है। मोहिनी ने अधीर का पूछा हुआ सवाल सुना था। तभी नशे की हालत में होने के कारण मोहिनी को गुस्सा भी आया और वो सोचने भी लगी कि क्या सचमुच अधीर उसके लिए परेशान है। अगर है तो क्यों? क्योंकि आज तक मोहिनी से जिस किसी ने भी प्यार से बात की थी, मोहिनी ने हमेशा उस प्यार का मतलब किसी न किसी स्वार्थ से जोड़ा था। लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का मतलब किस स्वार्थ से जोड़े, क्योंकि जिस तरह वो अधीर के साथ व्यवहार करती थी उसके बाद अधीर का क्या स्वार्थ हो सकता है।
लेकिन इस वक्त मोहिनी इस सवाल के साथ साथ अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। इसीलिए वो फिर से बड़बड़ाते हुए एक बेसुध शराबी की तरह कहने लगी, तुम्हें मेरा बार में बैठना, शराब पीना खतरनाक लग रहा है? क्या मैं तुम्हें बताऊं खतरनाक क्या होता है? खतरनाक होता है जब एक घर में एक औरत अकेली काम करे और बाकी लोग उसकी रोटी पर मुफ्त की सलाह दें। खतरनाक होता है जब कोई आदमी उस औरत के जिस्म को पाने के लिए उसको नए नए प्रलोभन दे। और उससे भी खतरनाक होता है जब ऐसी लड़की की शादी उसकी दादी माँ एक नाकाम आदमी के साथ तय कर दे और उसे अपनी अंतिम इच्छा बताकर उसके ऊपर थोप दे। और अब बारी आती है खतरनाक ऑफ द डे की। वो इस साल का टर्नओवर, अब अगर मैंने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा एक महीने में नहीं बनाया तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहती। अधीर कहता है, मैं जानता हूं कि तुम किस चीज से डर रही हो। मोहिनी अपनी उंगली आगे करते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मैं डर रही हूँ? मेरी शक्ल तुम्हें डरी हुई लग रही है? जाकर कह दो दुनिया से, मैं राजीव से नहीं डरती। मुझे तो डर है अपनी खुददारी के खो जाने से। अगर 1 महीना पूरा होने के बाद भी कंपनी के अकाउंट में कुछ नहीं आया तो मुझे राजीव के सामने हाथ फैलाने होंगे और फिर मुझे पता है वो मेरे सामने क्या डिमांड रखेगा। इतना कहकर मोहिनी चुप हो गई। उसने आज पहली बार नशे में ही सही लेकिन सच का पर्दा फाश कर दिया था। अब तक तो अधीर यही सोच रहा था कि मोहिनी खुद राजीव की कंपनी एंजॉय करती है और उसके साथ समय बिताने के लिए ही वो अधीर को छोड़ना चाहती है। अब तक तो अधीर को ये भी नहीं पता था कि मोहिनी की शादी उससे उसकी दादी के किए हुए वादे के कारण थी। तभी अधीर एक मजाकिया मुस्कुराहट लिए अपनी और मोहिनी की डेस्टिनी पर हंसने लगा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे घड़ी की सुइयां भी आगे बढ़ रही थी। इतने में रियर व्यू मिरर में अधीर ने मोहिनी को देखा। अब वो एकदम बेहोश हो चुकी थी और पीछे की सीट में लुढ़क कर बच्चे की तरह लेट चुकी थी। मोहिनी को ऐसे लेटा हुआ देख अधीर कहता है, मैं जानता हूँ मोहिनी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी तो पता नहीं लेकिन मेरी जिंदगी की परेशानियां खत्म होने वाली हैं और इसी बहाने तुम्हें अब अपनी दादी को दिया हुआ वादा पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कहकर अधीर मुस्कुराया और उसने एक आखिरी बार मोहिनी को उस तरह लेटा हुआ देखा। कुछ ही देर में अधीर उसे लेकर घर पहुंचा। उसने सीधा मोहिनी को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में ले जाना सही समझा। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता तभी प्रमिला की नजर उन दोनों पर पड़ी और उसने पुकारते हुए गुस्से में कहा, ये क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया तुमने इसके साथ? अधीर ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में समय देखा और पहली बार प्रमिला को नजरअंदाज कर मोहिनी को लेकर कमरे में चला गया। मोहिनी अभी भी नशे में बड़बड़ा रही थी। हल्के हाथ से उसने मोहिनी को बिस्तर पर लिटाया और उसे चादर उड़ाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा और मन ही मन खुद से दोहराया, आज के बाद मैं इस कैद से आजाद होने वाला हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो मोहिनी के बारे में सोचने लगा। उसने मोहिनी के साथ 3 साल बिताए थे और इस वक्त वो मुसीबत में थी। इसीलिए वो लौटा और फिर मोहिनी के बगल में खड़े होकर सामान्य भाव से उसने कहा, तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा था ना मोहिनी? सुबह तक डिवोर्स पेपर तुम्हारी टेबल पर मेरे साइन के साथ होंगे और हालांकि 3 सालों में तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया लेकिन मैं सुबह तक तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम राजीव के सामने हाथ फैलाओ। वैसे तो मोहिनी उस वक्त अधीर की बातों को सुन पा रही थी, इसीलिए उसे नशे की हालत में भी हंसी आने लगी। उसने अधीर की तरफ उंगली करते हुए मजाकिया ढंग से कहा, हाँ, लगता है तुम सपना देख रहे हो। तुम कहाँ से लाओगे 100 करोड़? खुद के आने जाने के पैसे तो रहते नहीं तुम्हारे पास। अधीर ने एक आखिरी बार मोहिनी की तरफ देखा और कहा, वक्त आने पर सब हो जाएगा, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर अधीर कमरे से बाहर चला गया और मोहिनी अभी भी उसकी बातों को सोचकर हंस रही थी। हालांकि उसने बड़बड़ाते हुए 100 करोड़ वाली बात अपने मुंह से निकाली थी। उसे ये नहीं पता था कि अधीर इसे एक मजाक बनाकर रख देगा। देखते देखते मोहिनी की आंख लगी और वो गहरी नींद में चली गई। अगले ही पल सुबह की तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी और वैसे मोहिनी की गुड मॉर्निंग और दिन की शुरुआत अधीर के हाथों की स्पेशल अदरक वाली चाय से होती थी। लेकिन आज वो लेट हो गई और अब तक अधीर भी नहीं आया था। तभी मोहिनी ने सोते हुए आंखें बंद किए हुए अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए चाय का कप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ चाय का कप नहीं, एक पेपर लगा। उसने जैसे ही पेपर उठाकर अपनी धुंधली आंखों के सामने लाकर उसे देखा,
उसे सही से कुछ दिखा नहीं। जब उसने अपनी आंखें मसल कर अच्छे से देखा तो उसके हाथ में अधीर का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर था। उस डिवोर्स पेपर को देखकर मोहिनी को पिछली रात अधीर की कही बात याद आई और वो कमरे से बाहर आकर चिल्लाई, अधीर कहाँ है? हॉल में खड़ी प्रमिला ने खुशी से चहकते हुए कहा, कौन? वो निकम्मा तुम पर बोझ। वो तो घर छोड़कर चला गया। अच्छा हुआ भला टली, मेरी प्यारी सी बेटी के सर पर वो बोझ हट गया। आज प्रमिला के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहिनी ने अधीर को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया ही था तो वो फोन पर आए एक मैसेज को देखकर हैरान रह गई। और वो मैसेज कोई नॉर्मल मैसेज नहीं था, बल्कि वो मैसेज उसके अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर होने का था। अधीर ने अपना वादा कैसे पूरा किया? क्या वो 3 सालों से मोहिनी से कुछ छुपा रहा था? क्या मोहिनी के अकाउंट में आया हुआ पैसा अधीर ने भेजा था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। अपने अकाउंट में अचानक इतने सारे पैसे देखने के बाद मोहिनी हैरान रह गई थी। उसे अपनी माँ की आवाज तक सुनाई देनी बंद हो गई थी। दूसरी तरफ प्रमिला हंसते हुए बड़बड़ा रही थी, आखिरकार इस घर का कलंक चला गया। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं जाता तो मैं खुद उसे धक्के मारकर निकाल देती। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था और तो कुछ उसे आता नहीं था। अब मेरी बेटी भी आजाद हो गई। इतना कहकर प्रमिला ने मोहिनी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखते हुए कहा, तो फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे लिए अमीर और हैंडसम लड़का चुनूंगी और तेरी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। और अगर कोई नहीं मिला तो राजीव तो जरूर राजी हो जाएगा। करोड़ों की दौलत है उसके पास, और क्या चाहिए? मोहिनी ने अपनी माँ की बात सुनते ही आंखें गोल घुमाई और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वो सीधा अंदर चली गई। दूसरी तरफ उपमन्यु मोहिनी को इस तरह हैरान देखकर उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चला आया। इतना ही नहीं, यहाँ प्रमोद जी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अधीर कहाँ जा सकता है। उनकी बात करें तो इस घर में अधीर के अलावा उनकी इज्जत करने वाला तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, घर में ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। ये कहकर वो अपने किचन की तरफ चले गए और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अब भी उनके दिमाग में अधीर को लेकर सवाल चल रहा था। तभी उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। साथ ही उनके मन में 2 बातें घूमने लगी। पहली कि उनके दामाद को फोन करना चाहिए या नहीं, और दूसरी क्या प्रमिला की मनोकामना पूरी हो गई थी। आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और अधीर का नंबर डायल कर ही लिया, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया आने लगा था। दूसरी तरफ उपमन्यु अपनी बहन को हैरान देखकर अंदर आया और उस वक्त मोहिनी यहाँ से वहां चक्कर काटते हुए अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी बातों में हैरत साफ नजर आ रही थी। तभी मोहिनी ने कहा, जल्द से जल्द मुझे बताओ कि इतना पैसा किसने ट्रांसफर किया है। एचआर ने आधी नींद में फोन उठाया और तुरंत कंपनी का अकाउंट खोलते हुए ट्रांसफर करने वाले का नाम देखा। वहां पर अधीर लिखा हुआ था। इसीलिए एचआर ने इन्फॉर्मेटिकली कहा, मैम ट्रांसफर करने वाले का नाम अधीर है। मोहिनी कुछ देर के लिए हैरान हो गई। उसे याद आया कि पिछली रात अधीर ने उससे कहा था, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इतने पैसे अधीर के पास आए कहां से? और उसकी कोई लॉटरी लगी थी क्या? इस ख्याल के साथ मोहिनी ने दोबारा एचआर से कहा, तुमने क्या नाम लिया, एक बार दोबारा बोलो। एचआर को समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही थी। इसीलिए उसने अपनी आंखें गोल घुमाई और लंबी सांस लेते हुए कहा, मैडम अधीर। एक बार और अधीर का नाम सुनकर मोहिनी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वो धम से बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर उपमन्यु भी उसके बगल में बैठा और उसने कंधे पर हाथ रखते हुए उपमन्यु से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज सुबह सुबह हमारे घर में हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। और अधीर वो कहाँ चला गया? वैसे तो हम सब यही चाहते थे ना कि वो चला जाए, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि घर पर उसके जाने की खुशी मनानी चाहिए या नहीं। देखो तुम्हारे चेहरे की हैरत बता रही है जैसे ये बहुत बड़ी और बुरी खबर हो। इतना कहकर उपमन्यु ने अपनी आंखें छोटी की और फिर शक से भरे लहजे से कहा, एक बात बताओ, कहीं इन 3 सालों में तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया था? मोहिनी ने गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा और कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे और अधीर से प्यार हो ही नहीं सकता। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया?
उपमन्यु तुरंत झटके से उठ खड़ा हुआ और उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वो इतने दिनों से जलील कर रहा था और जो इंसान पाई पाई का मोहताज बना हुआ था, वो एक रात में करोड़पति कैसे हो सकता था। ये सोचते हुए उसने कुछ देर तक कमरे में चक्कर लगाया और फिर झटके से अपनी बहन की तरफ देखा, साथ ही फिर से हैरानी के साथ उसके बगल में बैठ गया। अब दोनों भाई बहनों के चेहरे पर एक जैसी रेखाएं नजर आने लगी थी। फिर कुछ देर बाद उपमन्यु ने उसी हैरानी से कहा, 100 करोड़? ये सच है या तुम सुबह मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रही हो? देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। वो हर रोज अपनी पॉकेट मनी के लिए तुमसे पैसे मांगता है, फिर अचानक ये क्या? इतना कहकर उसने अपनी गर्दन को झटका दिया। मोनिका, मोहिनी ने गुस्से से उपमन्यु की तरफ देखा और कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वो मोहिनी अपने शब्दों को पूरा किए बिना चुप हो गई। कुछ देर कमरे में सन्नाटा बना रहा। उपमन्यु ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है? मोहिनी ने टेबल पर रखे तलाक के कागजातों की तरफ देखकर कहा, नहीं, मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन ये डिवोर्स पेपर साइन करके गया है। उपमन्यु ने कुछ सोचा और टेबल पर रखा हुआ डिवोर्स पेपर उठाकर गौर से उसे देखने लगा। फिर उसने मोहिनी के बगल से थोड़ा और उसकी तरफ खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है उसकी लॉटरी लग गई है और वो अपने पैसे हमसे बचाकर रखना चाहता है। अगर उसने तुम्हें 100 करोड़ दिए हैं तो इसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जिस आदमी को तुमने 3 साल तक निकम्मेपन के साथ झेला है, उसे अब गलती से भी बिना पूरी बात जाने डिवोर्स मत देना। उपमन्यु के शब्दों में लालच की मिलावट देखकर मोहिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और सोचा कि क्या वो सिर्फ पैसों की वजह से किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया और ना ही कभी कर सकती है। एक तरफ मोहिनी के मन में सवाल थे तो दूसरी तरफ मोहिनी के घर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। यहाँ उपमन्यु को भी झटका लग चुका था। रही बात प्रमोद जी की, वो अचानक अधीर के चले जाने से परेशान थे, लेकिन इन सब के बीच में प्रमिला को ना तो 100 करोड़ के बारे में कुछ पता था और ना ही अधीर के अचानक चले जाने की वजह से उसे कोई गम महसूस हो रहा था। वो तो हमेशा से ही अधीर को उस घर से निकालना चाहती थी। घर पर ये माहौल लंबे समय तक बना रहा। तभी सुबह के 10 बजने को आए। मोहिनी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। आज ना तो उसे सुबह की कॉफी मिली थी और ना ही बिस्तर में नाश्ता, इसीलिए चिड़चिड़ेपन के साथ मोहिनी ने जैसे ही अपनी चप्पल पहनकर 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक उसका पैर जमीन पर पड़ी हुई एक टॉवेल से उलझ गया और वो गिर पड़ी। उसका खून खौल उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, अधीर, क्या तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा कुछ नहीं आता? यहाँ पर ये तौलिया क्यों पड़ा हुआ है? इसे कौन उठाएगा? जैसे ही मोहिनी ने अपनी बात खत्म की तो उसे एहसास हुआ कि अधीर घर पर नहीं है। ये सोचकर उसने लंबी सांस ली और वो जमीन पर हाथ टिकाते हुए उठ खड़ी हुई। हालांकि उसे चोट नहीं आई थी, लेकिन ये उसके लिए एक अजीब सा पल था। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी में सबसे निकम्मा समझती आई थी, आज उसके बिना उसका गुजारा चलना मुश्किल हो रहा था। इसी सोच के साथ मोहिनी उठकर कमरे से बाहर निकली। दरवाजे के पास पहुंचते ही प्रमिला ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन मोहिनी बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल गई। जब वो कार के पास पहुंची तब उसे याद आया कि वो कार की चाबी अंदर ही भूल आई है। यहाँ पर भी एक बार और उसके अंदर अधीर के लिए गुस्सा उमड़ पड़ा और उसने जमीन पर पैर पटकते हुए अपनी चिढ़ को निकाला। जैसे तैसे तमाम चीजों को याद करते हुए वो ऑफिस पहुंची। तब जूही उसे आते हुए खिड़की से देख रही थी। इतने में जूही के बगल में बैठी असिस्टेंट ने चुगली भरे भाव में कहा, आज तो मैडम खुश होंगी ना, कंपनी का इतना फायदा जो हुआ है। जूही कहती है, लेकिन उसकी चाल से लग नहीं रहा कि वो खुश है। असिस्टेंट ने कहा, अरे तुम समझती नहीं हो, अगर उन्होंने अपनी खुशी हमारे सामने जाहिर कर दी तो इस बार इंक्रीमेंट भी तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए वो नाटक कर रही होंगी। ये सुनते ही जूही का चेहरा फीका पड़ने लगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बदलने का कारण इंक्रीमेंट नहीं बल्कि अधीर था। वो मन ही मन चिंता के स्वर में खुद से कहती है, इसका मतलब अब मोहिनी पहले से ज्यादा अमीर हो जाएगी और अधीर के साथ पहले से भी बुरा व्यवहार करेगी। ये अधीर भी ना पता नहीं क्यों इस औरत के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। ऐसे तो वो बिना प्यार के ही मर जाएगा। कल जब मैंने आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश की तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उसे कैसे बताऊं कि उसे भी जीने का हक है।
जूही को ख्यालों में डूबा देख असिस्टेंट ने उसे झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ऐसे ही सोचती रही तो सुबह सुबह तुम्हारा ही श्री गणेश हो जाएगा। वैसे भी आज मैनेजर ने नया प्रेशर दे दिया है, देख सब लोग कैसे परेशान हैं। इतने में मोहिनी अंदर आई तो उसने देखा ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं और उनके माथे पर एक अलग ही टेंशन नजर आ रही है। मोहिनी ने कुछ देर रुककर माहौल को समझने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सुनामी आ गई हो और सब लोग उसमें तैर रहे हों। तभी एक एम्प्लॉय कहता है, पहले क्या कम काम था और ये नया प्रेशर? मैनेजर ने तो हमें समझने तक का ही टाइम नहीं दिया। तभी दूसरे एम्प्लॉय ने इशारा करते हुए उसे गेट की तरफ देखने के लिए कहा। वो इस बात से बेखबर था कि मोहिनी दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही मोहिनी की नजर उस पर पड़ी, तभी मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो अपनी जगह पर बैठ गया और मोहिनी तेज चाल में अपने केबिन के अंदर चली गई। अंदर आते ही मोहिनी अपनी कुर्सी में बैठकर कुछ देर बाहर देखती रही। उसे नजर आ रहा था कि अब भी कर्मचारी आपस में बातें कर रहे हैं। आखिर बात को समझने के लिए मोहिनी ने अपने असिस्टेंट को अंदर आने के लिए कहा। जब असिस्टेंट अंदर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मोहिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, कुछ देर उसको समझने की कोशिश की, फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हो गया है? ऑफिस में सब लोग इस तरह से पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं और तुम आज मुस्कुरा क्यों रही हो? असिस्टेंट के चेहरे की खुशी हैरानी में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी ऑफिस में चल रहे माहौल से अनजान है या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ मोहिनी को जहां तक पता था, बोर्ड मेंबर्स ने उसे 1 महीने का समय दिया था और उसके अकाउंट में वो पैसा आज ही ट्रांसफर हो गया था। इस वजह से ऑफिस में शांति का माहौल होना चाहिए था। ये सोचते हुए मोहिनी गौर से असिस्टेंट को देखने लगी। तभी मोहिनी को गुस्सा आया और वो उठ खड़ी हुई। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा और तुम अपने ख्यालों में खो गई। बताओ हुआ क्या है? असिस्टेंट ने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिए मैडम, पर ये जानकर हैरान हूँ कि इतनी बड़ी बात पूरे ऑफिस में फैल गई है, लेकिन आपको कैसे नहीं पता? मोहिनी ने अपनी आंखें छोटी की और गौर से उसकी आंखों में देखा और फिर पूछा, कौन सी बात? असिस्टेंट कहती है, यही कि अग्रवाल सूत कंपनी बहुत ही जल्द हमारी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। क्या मोहिनी और अधीर की बातचीत हो पाएगी? आखिर अधीर अचानक से कहाँ चला गया था? क्या अधीर की सचमुच लॉटरी लग गई थी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। अग्रवाल सूत, जो कि इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में से एक है। अग्रवाल सूत का कॉटन सारी दुनिया में फेमस है। इसीलिए असिस्टेंट की बात सुनकर मोहिनी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ये कोई इत्तेफाक है या कैसे हो सकता है ये? वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए मोहिनी ने कई मेल्स किए थे, पर उसे कभी कोई रिप्लाई नहीं मिला था। आज ये कैसे हुआ? एक तरफ मोहिनी के मन में कई सवाल चल रहे थे, दूसरी तरफ असिस्टेंट को इस तरह चुपचाप वहां खड़े रहना अजीब लग रहा था। इसीलिए असिस्टेंट ने कहा, मैम, मैंने बाहर से भी पता करने की कोशिश की। खबर तो ये है कि हमें महीने में लाखों ड्रेसेस बनाने का काम मिलने वाला है। इस हिसाब से लगभग 1000 से ज्यादा ड्रेस एक दिन में सिलवानी होंगी। प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, इसीलिए फ्लोर मैनेजर ने सभी एम्प्लॉयज को एक टेंटेटिव प्लान रेडी करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, मेल में ये भी मेंशन किया हुआ था कि बहुत ही जल्द अग्रवाल सूत से कोई ना कोई यहाँ कंपनी को इंस्पेक्ट करने भी आएगा और हमारी क्षमता के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। अब मोहिनी को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी ने मोहिनी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है या देने वाली है। ये तो अब तक पता कैसे नहीं चला। ये सोचकर मोहिनी ने असिस्टेंट से कहा, वाओ, दैट्स गुड न्यूज। बस मुझे ये बताओ कि अग्रवाल कंपनी का मेल किसने रिसीव किया और मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? असिस्टेंट फिर हैरान होकर कहती है, मैम, आपकी ही तो मेल आईडी पर मेल आया है। मैंने तुरंत एचआर को इन्फॉर्म किया और फ्लोर मैनेजर को भी। रही बात आपकी, आज से पहले मुझे कभी आपकी मेल की इन्फॉर्मेशन देने की आपको जरूरत नहीं पड़ी और आपने खुद ही मुझसे कहा था कि आप सुबह सबसे पहले कंपनी के मेल चेक करती हैं। लगता है आज आपको समय नहीं मिला होगा। बात तो सही थी। हर दिन जब मोहिनी सुबह उठती थी तब अधीर कॉफी का मग उसके हाथ में पकड़ा देता था और मोहिनी तुरंत अपना फोन उठाते हुए अपने ईमेल और मैसेजेस चेक करती थी। पर आज तो मोहिनी को ना समय मिला, ना कॉफी और ना ही नाश्ता। ये सोचकर मोहिनी अपने सिस्टम पर बैठी और उसने तुरंत वो मेल चेक करते हुए अपने असिस्टेंट को केबिन में जाने के लिए कहा।
और साथ ही मैनेजर को अपने केबिन में बुलाया। आज का दिन मोहिनी के लिए बहुत ही अलग था। वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे खुशी मनानी चाहिए या फिर इस बात का गम कि उसके अलावा बाकी सब लोग कंपनी की तरक्की से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पर वो मालिक होकर भी हर चीज से बेखबर, अपने ही पचड़ों में फंसी हुई है। मोहिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये एक ट्रांसफर कॉल था जो कि उसकी असिस्टेंट ने अभी अभी बात करने के बाद उसे ट्रांसफर किया था। जैसे ही मोहिनी ने लैंडलाइन फोन उठाया तभी असिस्टेंट ने कहा, मैम, अग्रवाल सूट से आपके लिए फोन आया है। वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। इतना सुनते ही मोहिनी को लगा कि आज तो वो किसी भी बड़े काम के लिए तैयार ही नहीं थी। पर अब जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं कर सकती थी तो उसने तुरंत फोन ट्रांसफर करने के लिए कहा। और जैसे ही अग्रवाल सूट की रिप्रेजेंटेटिव नताशा ने उसे आदर के साथ ग्रीट किया, वो हैरान हो गई। तभी नताशा ने अपनी बात खत्म की और मोहिनी ने फोन रखते हुए एक लंबी सांस लेकर एक घूंट में ग्लास में भरा हुआ सारा पानी पी लिया। इतने में एक बार और मोहिनी के फोन की घंटी बजी। ये फोन उपमन्यु का था। वो अब भी अधीर के साथ किए गए व्यवहार के लिए पछता रहा था। फोन उठाते ही उपमन्यु ने मोहिनी से कहा, क्या लगता है तुम्हें, उसने तुम्हें सारे पैसे दे दिए होंगे? कहाँ गया होगा वो? मैं तो कहता हूँ अभी भी तुम डिवोर्स देने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। मोहिनी लंबी सांस लेते हुए कहती है, आज मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। इन सब बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहते ही मोहिनी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वो अपने कहे गए शब्दों के बारे में सोचने लगी। वैसे तो मोहिनी को अधीर से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो डिवोर्स देने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में राजीव के शरारती एफर्ट घूमने लगे। मोहिनी की नजर से देखें तो ऐसा कोई भी पल नहीं था जब राजीव ने मोहिनी के साथ फ्लर्ट न करने से खुद को रोका हो। मोहिनी को पता था कि अगर वो आज डिवोर्स पेपर को साइन कर देगी तो राजीव तुरंत शगुन लेकर उसके घर आ जाएगा। ऐसे में प्रमिला तो पहले से ही इस घड़ी की राह देख रही थी। वो दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि जल्द से जल्द मोहिनी का डिवोर्स हो जाए और मोहिनी राजीव से शादी कर ले। पता नहीं राजीव ने प्रमिला पर ऐसा कौन सा जादू किया था जिसकी वजह से वो राजीव को अपना दामाद मानती थी। इतना सब कुछ सोचने के बाद मोहिनी ने अपने फोन की तरफ देखा और तुरंत फोन उठाते हुए अधीर का नंबर डायल कर दिया। दिल्ली शहर, सुबह का समय, दिसंबर का महीना। दिल्ली की सड़कों में कोहरा मचा हुआ था। एक तरफ गाड़ियों का शोर था तो दूसरी तरफ अफरा तफरी का माहौल। ऐसे में 11 बजे का सूरज आसमान में नजर नहीं आ रहा था। शोर और कोहरे की लड़ाई से बेखबर अधीर धौलाकुआ के आलिशान 5 स्टार ताज होटल में स्वीट रूम में अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहा था। वो इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे देखकर कोई भी कह सकता है जैसे उसने काफी बड़े काम को अंजाम देकर एक बड़ी जीत को हासिल कर लिया हो। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अधीर के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। इतने में अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, लेकिन अधीर को वो भी नहीं सुनाई दी। उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। जब आवाज धीरे धीरे तेज होती गई तभी अधीर को महसूस हुआ कि कोई दरवाजे की तरफ डोर अनलॉक करने का इंतजार कर रहा है। अधीर गहरी नींद से उठकर खड़ा हुआ। उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में सारा पानी पी गया। फिर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ गया। उसने डोर हॉल से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे नजर आया कि 2 बॉडीगार्ड दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। साथ ही उनमें से एक कदम आगे एक लड़की बाहर खड़ी बेसब्री से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। उस लड़की को देखते ही अधीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अधीर ने तुरंत दरवाजा खोला और स्वागत करते हुए कहा, डियर नताशा, लॉन्ग टाइम नो सी। लाल रंग का गाउन पहने जो लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, उसने कॉन्फिडेंट के साथ आगे कदम बढ़ाया और अधीर को गले लगा लिया और फिर अधीर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। तभी दोनों गार्ड बाहर दरवाजे पर खड़े रहे और नताशा जाकर अधीर के बिस्तर पर बैठी। उसने अधीर से कहा, उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं था और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अधीर हंसा और उसने कहा, लेकिन तुम्हें तो तुम पर भरोसा है, इसीलिए उन्होंने सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में दे दिया है ना? मुझे जानकर खुशी हो रही है कि तुम काफी अच्छी तरह से उनका बिजनेस संभाल रही हो। नताशा कहती है, अब वो उनका नहीं तुम्हारा बिजनेस है भाई। अधीर चौंक उठा और उसने खड़े होकर कहा, मतलब क्या दादाजी इतनी आसानी से मान गए? नताशा उठी और उसने हाथ बांधते हुए हंसकर कहा, दादाजी कभी आसानी से मानते हैं? उन्होंने मोइनी कॉरपोरेशन को एक नया काम देने की कोशिश की है। शायद इसी बहाने वो तुम दोनों को एक बार फिर से एक साथ खड़ा करना चाहते हैं।
उन्हें हमेशा से पता था कि ये शादी कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम 3 सालों तक उनकी इतनी ज्यादती कैसे झेलते रहे। अधीर कहता है, सच कहूं तो इन 3 सालों में मेरी जिंदगी भी बुरी नहीं थी। मैं बस चुप रहता था और इन 3 सालों में मेरे अंदर जो पेशेंस लेवल बन पाया वो कभी नहीं बन सकता था। वैसे तो अधीर नताशा को अपनी बहन कहता था, लेकिन नताशा अग्रवाल परिवार में सालों से काम कर रहे भोला सिंह की इकलौती बेटी थी। भोला सिंह और उसकी बीवी बचपन में ही चल बसे और उसके बाद दादाजी ने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला, लेकिन परिवार के बाकी लोग उसे हाय नजर से ही देखते थे। पर अधीर की बात करें तो उसके मन में नताशा को लेकर कोई कुरूपता नहीं थी। जब वो बड़ा हो रहा था तब उसके सामने उसकी उम्र की घर पर एक ही लड़की थी और वो थी नताशा, इसीलिए दोनों का बचपन एक साथ ही गुजरा। वैसे देखा जाए तो दादाजी ने भी नताशा को अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया था। उसकी देख रेख में कोई भी भेदभाव ही नहीं किया। उसे उसी स्कूल में डाला जिस स्कूल में उन्होंने अपने बाकी बच्चों और पोते पोतियों को पढ़ाया था। साथ ही कंपनी में भी उसे काम करने के लिए इजाजत दे दी। आज के दिन देखा जाए तो नताशा उस कंपनी को काफी बेहतर तरीके से संभाल रही थी। दूसरी तरफ अधीर ने जब सारी बात समझी तब उसने नताशा से पूछा, हालांकि 3 साल पहले दादाजी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा अकाउंट ओपन कर देंगे, लेकिन कंपनी को लेकर कोई बात नहीं हुई थी और ना ही मोहिनी कॉर्पोरेशन को लेकर कोई बात हुई थी। लगता है वो मुझे फिर से किसी नए जाल में फंसाना चाहते हैं। नताशा कहती है, मैं मानती हूँ एक तरफ तुम जाल में फंस जाओगे, लेकिन दूसरी तरफ अग्रवाल सूद तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हें पावर चाहिए या फिर आजादी? नताशा के सवाल ने अधीर को कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन अधीर के सामने दादाजी सिर्फ एकमात्र चुनौती नहीं थे। वहां राजीव अपने ऑफिस में केबिन में बैठा मोहिनी के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगा हुआ था। उसे लग रहा था कि 1 महीने बाद सब कुछ उसके हाथ में आने वाला है। इसी खुशी में वो पार्टी भी देना चाह रहा था। तभी अचानक सामने से एक लड़की की आवाज आई और उस लड़की ने कहा, मुझे आपका सारा प्लान चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। यह आवाज सुनकर राजीव झटके से खड़ा हुआ और उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने के लिए डबल सैलरी देता हूँ? एक सैलरी तो तुम्हें मोहिनी कॉर्पोरेशन से मिलती है, तुम्हें वहां क्यों रखा है, बोलो। तब उस लड़की ने कहा, अगर आप मुझसे सिर्फ खुशखबरी सुनना चाहते हो तो फोन रख दो, क्योंकि आज मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। राजीव ने कहा, जो है वो सुनाओ। तभी वो लड़की कहती है, रातों रात किसी ने मोहिनी के अकाउंट में 100 करोड़ का फंड ट्रांसफर किया है और आज ही उन्हें अग्रवाल सूद से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इसके बाद उन्हें आपकी कोई जरूरत पड़ेगी। रही बात अधीर की, मैंने बहुत देर तक उसे खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो नजर नहीं आया। 12 बजने को आए हैं। इतने में राजीव चिल्लाया और उसने कहा, जूही मेहरा, तुम अपनी सुंदरता का अगर इतना सा भी फायदा नहीं उठा पा रही हो तो तुम्हें अपनी जवानी पर शर्म आनी चाहिए। राजीव की इतनी बात सुनते ही जूही ने गुस्से में कहा, हमारे बीच में बहुत पहले एक सौदा हुआ था। अगर मुझे पता होता कि आगे चलकर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने वाले हैं तो वो डील कब का कैंसिल कर देती मैं। कुछ देर रुककर जूही ने फिर से कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं चाहूं तो बैकअप कर सकती हूँ और मुझे ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत, क्योंकि जिस तरह आप मेरी सच्चाई जानते हैं उसी तरह मैं भी आपकी सच्चाई जानती हूँ। इतना कहकर जूही ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वो वर्क स्पेस की तरफ चली गई। उस वक्त जूही मन ही मन सोच रही थी कि भले ही उसने राजीव के साथ ये सौदा पैसे के लिए किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि गुजरते वक्त के साथ साथ वो अधीर को पसंद करने लगेगी। इसके साथ ही उसे अधीर से जितना लगाव था वो मोहिनी से उतना ही नफरत करती थी। क्या जूही राजीव के लिए काम करना बंद कर देगी? क्या जूही की हरकत के बारे में मोहिनी को पता चल जाएगा? आखिर अधीर क्या फैसला लेगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए